डिफिकल्ट सिचुएशन चल रही है और एक लोग डरे हुए भी हैं और अनिश्चितता का माहौल है। सर्टेनिटी अभी कुछ नहीं है कि आगे किस तरह से, किस करवट हम लोगों को जाना है, कैसे काम करना है। लेकिन मेरा एक मानना है और मेरा एक विश्वास है कि इस चीज़ों से अलग जो हमारे मार्केटिंग के लोग हैं, आप लोग हैं, आप लोगों के दिमाग में समवेयर कहीं ना कहीं एक बहुत ही ज़बरदस्त खुशी का माहौल भी है। खुशी का माहौल इसलिए कि आप लोगों को ये ज़रूर पता है, मार्केटिंग के लोगों को, कि जिस दिन भी कभी रास्ता खुलेगा उस दिन बहुत अच्छा हमारा फ्यूचर होने वाला है। अंदर कहीं ना कहीं एक खुशी का ब्रीदिंग चल रही है जो आप लोगों के अंदर रहती है, और मुझे मालूम है कि आप लोग सब जने सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। वक्त आएगा और आप लोगों ने बहुत जबरदस्त धुआंधार बैटिंग खेलनी है। एक चीज और कहना चाहूंगा अबाउट द इकोनॉमी, हमारी अपनी इकोनॉमी के बारे में। जो इंडिया की इकोनॉमी है वो डोमेस्टिक इकोनॉमी है। हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी इकोनॉमी कुछ और दूसरी कंट्रीज जो हैं, लाइक हम बात करें थाईलैंड, इटली या सिंगापुर, इस तरीके की जो कंट्रीज हैं, यहाँ पे टूरिज्म बेस्ड है इकोनॉमी, या कुछ और जगह पे प्रोडक्शन बेस्ड भी होती है, लेकिन वो सिर्फ पर्टिकुलर एक जगह का प्रोडक्शन बेस्ड होती है। हमारी जो इकोनॉमी है इंडिया की, वो इकोनॉमी डोमेस्टिक इकोनॉमी है। हमारे यहाँ पे जो यूजर हैं, हमारे यहाँ पे इतनी ज्यादा जनसंख्या है कि हम लोग अपना खुद ही, हमारी कंजम्पशन भी बहुत जबरदस्त है। हम लोग दूसरों को, हमारे को माल बेचने नहीं जाना है, हमारे यहीं पे माल बनता है और हमारे पे कंज्यूम भी बहुत ज्यादा होता है। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी होती है जहाँ पे कि माल तो बनता है लेकिन वहां खपत नहीं होती है, खपत होने के लिए दूसरी जगह जाना पड़ता है, तो ऐसी कंट्रीज ज्यादा इफेक्टेड है। तो हमारा जो कंट्री है डोमेस्टिक कंजम्पशन के ऊपर डिपेंड है। ग्रोवर साहब, आप सुन पा रहे हैं? जी जी ग्रोवर सर, परफेक्ट है? ओके जी, ओके ओके ओके, थैंक यू। तो जहां तक मैं आपको बात करूं कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है, वो पॉपुलेशन आज हम 130 करोड़ हैं। 130 करोड़ में ऐसा नहीं है कि हम जो है 100 करोड़ रह जाएंगे या 100 करोड़ से नीचे रह जाएंगे, या हमारी पॉपुलेशन जो है 100 करोड़ से 130 करोड़ से ऊपर चली जाएगी। पॉपुलेशन सब कुछ इतना ही रहने वाला है, कहीं कुछ नहीं होने वाला है। और जैसे ही अच्छा फेज शुरू होगा, उस अच्छे फेज में सबसे जल्दी जो राइज करेगी इकोनॉमी, वो इकोनॉमी इंडिया की इकोनॉमी होगी, वन ऑफ द इकोनॉमी। चाहे वो इंडिया की बात करें या हम बात करें चाइना की बात करें, यहाँ पे डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, तो ये इकोनॉमी दूसरी इकोनॉमी से जल्दी फास्ट ग्रो करेगी। तो हमारा आने वाला फ्यूचर जो है बहुत अच्छा है, और रिकवरी जो है हम बहुत तेजी से करेंगे इंडिया के अंदर, ये मेरा ऐसा मानना है। और दूसरी तरफ एक और भी मैं आपको और हमारे को, या फिर हमारी गवर्नमेंट ने भी अच्छे से समझ लिया है कि ये जो कोरोना है, कोरोना के साथ में ही हमारे को जीना है और कोरोना के साथ में आगे बढ़ना है, कोरोना के साथ में काम करना है। उसके जो रास्ते हैं कोरोना से रिलेटेड, वो सारे रास्ते कोरोना के अब गवर्नमेंट ने आपको बता दिया है कि आपको क्या करना है। बस 3 फीट की दूरी रखनी है या 6 फीट की दूरी रखनी है, मास्क लगाना है, ये आपको दिनचर्या लगानी है और अपना काम धंधा अपना करना ही करना है। तो रादर देन कि हम इसको और लेट समझें, आज अगर आप देखें तो मोस्ट ऑफ द पीपल, देखिए हाँ, तीसरी बात ये है कि आपको अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है, और दूसरा आपको थोड़ा सा अपने आप को संभल के चलना है, काम करना है।
तो जीना है यहीं पे, इसी के साथ में मरना भी यहीं पे ही है। लेकिन जो आज जो प्रॉब्लम में आ रहा है ना, वो वही प्रॉब्लम में आ रहा है कोरोना से, जिसने कि थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा गरीब ज्यादा है या फिर बीमार ज्यादा है, जिसके इम्यून सिस्टम कमजोर हैं, तो ऐसे लोग हैं जो कि आज की डेट में ज्यादा इफेक्टेड है। अदरवाइज बाकी सब रिकवर हो रहे हैं। तो हमारे इर्द गिर्द में ऐसे बहुत कम जने हैं, जहां तक मेरे को दिखाई देता है, मेरी आप लोगों से भी बात होती है, तो ऐसा चिंता वाला विषय की बात नहीं है। दोस्तों, एक छोटा सा आज की डेट में, क्योंकि आज अगर हम देखें तो हमारे को लगभग मार्च नहीं, अप्रैल मई जून, हमारा लगभग 3 महीना पूरा हो गया है। तो 3 महीने में दोस्तों बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है। अगर हम आज 3 महीने के, हम अगर 15 दिन अगर हम बेड पे पड़े हों या फिर कहीं घूमने चले जाएं और हमने पेन ना उठाया हो, तो हमारे से हाथ से लिखने में भी बड़ी तकलीफ आती है। हमारी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं होती है जितनी की राइटिंग अच्छी हुआ करती थी। वो एक प्रॉब्लम आती है हमारे को दोस्तों। अपनी आदत जो है, आदत को ढंग से और अच्छे से बना के रखना है। आदतों में हमारे को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आदतों का मतलब क्या है कि हमें अपने माइंड को एक्टिव रखना है। फिजिकली हो सकता है कि हम अपनी जो रास्ता नापना है, जाना है, उसको हम थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे, लेकिन हमारा माइंड पूरी तरह से चलना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए। हमारे हाथ, दिमाग, ये सब चीजें एक्टिव होनी जरूरी है, उसकी एक्सरसाइज होनी जरूरी है। देखिए, एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर हम लोगों ने, अपन दिल्ली में रहते हैं, अपने को पता है एक मॉडर्न स्कूल है बाराखंबा रोड। शायद सब जने एडमिट करें कि मॉडर्न स्कूल वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स में से आता है। और बहुत बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये सारे लोगों के जो बच्चे हैं, आपको मतलब एडमिशन आसानी से नहीं मिलता। ऐसा स्कूल है मॉडर्न स्कूल। ये मॉडर्न स्कूल के अंदर एक चीज मैंने देखी, यहाँ पे जितने बच्चे हैं वो सारे के सारे बच्चों की जो ड्रेस होती है, ड्रेस वेल ड्रेस्ड होते हैं, टिच होती है ड्रेस। और जहां तक बात करूं मैं जूतों की, तो जूते भी जो हैं बिल्कुल टिच, मतलब आप किसी भी बच्चे का जूता जो है ना, आप ऐसा नहीं पाओगे, या ये कह लीजिए कि मिलिट्री के लोगों के जो जूतों की पॉलिश की जूतों की शाइन होती है ना, उससे ज्यादा अच्छी शाइन होती है वहां के बच्चों के जूतों की। आप कभी देखिएगा, कभी भी आजमाइएगा मॉडर्न स्कूल के बच्चों के बारे में। आपके बहुत सारे क्लाइंट भी होंगे, आप देख सकते हो। इसके बारे में थोड़ा सा मैंने जानने की कोशिश करी, तो मुझे पता लगा कि 1960 में एक प्रिंसिपल आए थे वहां पे। तो वो जो प्रिंसिपल थे, उन्होंने इस चीज को थोड़ा बड़ा कोशिश करी, लोगों को, बच्चों को समझाया। सब जूते पूते सब गंदे पंदे रहते थे सब, तो कोशिशें करी, लेकिन उन्होंने क्या किया, एट द एंड उन्होंने स्कूल के बाहर एक शू पॉलिश करने वाले को बैठा दिया। अब वो शू पॉलिश करने वाले को उन्होंने जब बैठाया, तो कोई भी बच्चे का जब जूता आता था तो एंट्री करता था, तो उसके पॉलिश करवा के फिर अंदर आता था। तो धीरे धीरे ये जो है ना, 7-8 दिन 10 दिन ये एक परंपरा चली और लोगों की फिर आदत पड़ गई। तो 1960 से ये आदत आज मतलब परंपरा ही चली हुई है। तो एक छोटा सा एग्जांपल ये आपको शेयर करने का पर्पस था कि हम भी अपनी आदतें, जो हमारे 3 महीने हैं, ये 3 महीने में हमारी आदतें ऐसा ना हो कि हम कभी अपनी आदतों से इधर उधर भटक जाएं और हम कमजोर पड़ जाएं। दोस्तों, अभी पीछे एक जी न्यूज पे एक सुधीर चौधरी का कुछ प्रोग्राम आ रहा था, उस दिन मैं सुन रहा था। हाथी जो होता है, हाथी जंगल में जो रहता है, उसकी उम्र, जंगल में जो हाथी रहते हैं उनकी उम्र होती है करीबन 50 साल।
और वही हाथी अगर जो यहाँ पे जू के अंदर रहता है तो वहां पे उसकी उम्र होती है 19 साल। तो दोस्तों आप भी हाथी हो। आपने अंदर घर में या कहीं कैद नहीं रहना है। आपने जंगल में, फील्ड में जाना है। तो हाथी हम हैं, हाथी रहेंगे और हाथी की तरह ही हम जिएंगे शानो शौकत से। दोस्तों, आज जो हमने टॉपिक अपना लिया है, वो टॉपिक जो लिया है वो टॉपिक लिया है अपना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में देखिए दोस्तों, मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूं। यस, दोस्तों हमने पहले भी अपने ऑब्जेक्शंस के बारे में बातें की हैं, कई बार हमारी क्लासेस होती हैं, और मेरा कोशिश ये रहती है कि आपको जब भी आपको इस टॉपिक पे मैं बात करूं तो इन द मीन टाइम कुछ ना कुछ और अच्छे आंसर, जवाब आप लोगों को शेयर करूं, सो दैट कि आए दिन आपके पास में जवाब एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई तरीके के जवाब हो अलग अलग कस्टमर के हिसाब से। तो हमेशा जब भी हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की बात करते हैं तो उसमें प्रयास ये होता है कि आपको कुछ ना कुछ नया आप लोगों के साथ में शेयर करें। वैसे दोस्तों, हमारे पास में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जो है ये थोड़ा सा लेट आता है टॉपिक। ऐसा नहीं है कि वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जो है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्रोस्पेक्टिंग आता है, सस्पेक्टिंग आता है, प्लान नॉलेज आता है। इसके अलावा हम बात करें तो प्लान प्रेजेंटेशन आता है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आता है, सेल क्लोजिंग आता है, कई सारे टॉपिक हैं। तो वन ऑफ द मेन टॉपिक अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है, क्योंकि ये डायरेक्ट जब हम कस्टमर से बात कर रहे होते हैं तो उस वक्त ये इम्पॉर्टेंट होता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। दोस्तों देखिए, ध्यान से देखिए, ये आपके सामने एक सज्जन खड़े हैं, स्मार्ट से हमारे एडवाइजर हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जब आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में आपकी महारत हो जाती है तो आपके अंदर जो फीलिंग होती है वो फीलिंग कुछ इस तरीके से होती है। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कॉन्फिडेंस लेवल इतना जबरदस्त होता है कि बस कोई आ जाए। जिस तरह से अगर किसी को हाथ में तलवार पकड़ा दी जाए या तलवार चलानी आ जाए ना, फिर बस उसको बोलो कि देखो मारकाट करनी है, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल होता है। तो आप या फिर पीएचडी करने वाला आदमी जो होता है ना, उसको फिर छोटे मोटे ये इस तरीके से उसको अलग लेवल होता है। तो यहाँ पे भी मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का जो आप कोर्स है या नॉलेज है, वो नॉलेज के बाद में आप लोगों के अंदर भी कुछ इस तरीके की ही एक फीलिंग आएगी, डेफिनेटली आएगी। दोस्तों ऑब्जेक्शन बहुत सारे होते हैं, एक नहीं है। और ऑब्जेक्शन एक ऐसा कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें कि आए दिन कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन नए आते रहते हैं, बट मोर और लेस हमारे 90% ऑब्जेक्शंस सेम ही रहते हैं जो पार्टी हमारे साथ में करती हैं। बट हाँ, उसकी एक्सपेक्टेशन या डिमांड उसकी अलग होती रहती है। कॉलगेट पेस्ट तो एक ही है ना, आए दिन उसको क्यों चेंज करते हैं थोड़ा बहुत? एंडोमेट प्लान भी एक ही है ना, उसको थोड़ा बहुत चेंज क्यों करते हैं? तो उसी तरह से आदमी की भी डिमांड होती है कि उसको कुछ नया आंसर मिले,
क्वेश्चन वो हर बार वही करता है, लेकिन उसका नया आंसर मिले उसको, ये सेम रिपीट ऑब्जेक्शन का आंसर ना मिले। तो दोस्तों देखिए, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का शुरुआत मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। देखिए, कभी भी सबसे पहला जो स्टेप है, कभी आपसे पार्टी अगर ये बोलती है, कोई ऑब्जेक्शन रेज करती है, तो आप ये मान के चलिए अपने दिमाग में कि गया पाकिस्तान। मतलब उसने क्वेश्चन पूछा तो आपका ये आपके दिमाग में फीलिंग आ जानी चाहिए, आज तो ठुकेगा पाकिस्तान। ताबड़तोड़ फिर आपका शुरुआत होनी चाहिए। तो ये डायलॉग याद रखिएगा, ठुकेगा पाकिस्तान। देखिए, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में सबसे पहला काम, जब कभी भी कोई पार्टी आपसे ऑब्जेक्शन रेज करे तो आपका जो वर्किंग और एटीट्यूड क्या होना चाहिए, आपकी वर्किंग और एटीट्यूड आपको तुरंत क्या होना चाहिए। एक तो सबसे पहले बी अ गुड लिसनर, आपको शांतिपूर्वक सुनना है। और उस वक्त जब आप पार्टी के पास में बैठे हैं और जब ऑब्जेक्शन की बात हो रही है, तो ऑब्जेक्शन जब पार्टी कर रही है तो आपने क्या करना है, चुपचाप एक अपना जो आपका मार्केटिंग का पैड है, कॉपी पैड है, जिस पे आप प्रेजेंटेशन समझा रहे हैं, आपने उस वक्त पार्टी का ऑब्जेक्शन को लिख लेना। कोशिश ये करनी चाहिए कि आप अपनी प्लान को, प्रेजेंटेशन को पूरा कंप्लीट करें। इन बिटवीन अगर कोई पार्टी कहती है कि मेरी एक ऑब्जेक्शन है, ओके सर, मैं भी लेफ्ट में खाली पेज पे आप लिख लीजिए उसके ऑब्जेक्शन को, सर मैं आपके इस ऑब्जेक्शन को अभी लेता हूं, हम इसके ऊपर बात करते हैं। जो जो ऑब्जेक्शन बोले आदमी, उसको आप लिख लीजिए। दोस्तों, मेरा आपको 100% दावा है कि आपने अगर उसके ऑब्जेक्शन को उसी के सामने लिख लिया तो आपकी 100% जीत निश्चित है। लिखना जरूरी है। रीजन क्या होता है लिखने का, जब आपने उसके सामने ही लिख लिया तो लिखने से क्या होता है, वो पार्टी अपने आप को बाउंडेड फील करती है और रिस्ट्रिक्टेड फील करती है कि यस अब मेरे तो ऑब्जेक्शन हो गए, ये एक या दो है। अदरवाइज क्या होता है, वो तलवार पे तलवार धुआंधार बैटिंग मारता रहता है या ऑब्जेक्शन फेंकता रहता है। उसको कंट्रोल करने के लिए जरूरी है एक जगह पे लिख। मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूं। एक प्रोफेशन जो आपके सामने मैंने स्क्रीन पे चल रहा है, डॉक्टर का प्रोफेशन। आप डॉक्टर के प्रोफेशन में आप कभी भी देखिए तो डॉक्टर क्या करता है, सबसे पहले जो भी जितना अच्छा डॉक्टर होता है ना, वो पहले आपकी पूरी हिस्ट्री लिखता है और प्राइमरी लेवल पे आपसे क्या करता है, आपके सारे आपके दुख दर्द क्या क्या हैं वो लिखता रहता है। आप देखिएगा प्रिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर तो उसका नाम लिख देगा, एज लिख देगा, मेल फीमेल लिख देगा, और बीपी तो उसका वो नाप ही लेता है बाहर बंदा, हाइट वेट वगैरह। तो सबसे पहले आप उस डॉक्टर का काम क्या होता है, वो लेटर हेड पे सबसे ऊपर लिखता है, हाँ जी बोलिए क्या क्या प्रॉब्लम है। अब पार्टी बताती है मेरे ये फलानी प्रॉब्लम है, फलानी प्रॉब्लम है, फलानी प्रॉब्लम है, कितने दिन से प्रॉब्लम है। अब उसने सारी चीजें जो बता दी, अब क्या हो गया, एक जगह पे उसने उसकी सारी प्रॉब्लम्स को लिख लिया। लिखने के बाद में अब डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर का काम होता है सेकंड स्टेप। डॉक्टर उसको क्या कहता है, उसको समझाता है, देखो जी आपकी ये प्रॉब्लम है, आपको फलाना, वो आपको प्रॉब्लम क्या है, बीमारी का नाम बताता है, हकीकत में बता भी वही सकता है, बीमारी का नाम, आपकी ये जो सिम्टम्स है इससे ये बीमारी है और इस बीमारी में आपको ये ट्रीटमेंट देंगे। चिंता की बात नहीं है। अब आदमी जो पेशेंट होता है उसको समझ में आ जाता है कि यस उसने मेरी बात को ध्यान से सुना है और उसने मेरे को प्रॉपरली रिस्पॉन्ड किया है डॉक्टर ने। उसको वहीं पे ही उसको जो ना 70-80% तो वहीं पे मरीज ठीक हो जाता है जब उसकी प्रॉब्लम को सुन लो आप। इसी तरह से हमारे प्रोफेशन में ऑब्जेक्शन को आपने क्या किया, चुपचाप उसका लिख लिया तो उसको समझ में आ गया कि यस मेरी काफी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना। अभी आपका काम है, जैसे डॉक्टर क्या करता है, अपनी बात को समझाता है उस पेशेंट को, और पेशेंट को जब समझा देता है और समझ में आ जाता है तो पेशेंट क्या होता है, हैप्पी, ट्रीटमेंट हो गया, 100% इलाज हो जाता है। मतलब दवाई का तो जो काम होता है वो 25-30%, 40% ही होता है, बाकी तो चीजें कॉन्फिडेंस की होती है, विश्वास की होती है कि मेरे को, मैं सही जगह पे गया हूँ और मेरा काम ठीक है।
तो सेम वे दोस्तों अपने को भी यही करना है। तो कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहला काम है उसको लिख लेना है, और लिख के अपने मन में लिखते ही के साथ में, ऑब्जेक्शन आती के साथ में क्या बोलना है, गए हो पाकिस्तान। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर एक फोटो आ रही है, आप में से कोई बता सकता है? बता तो खैर सकते ही नहीं क्योंकि सबकी अभी बोलती बंद है, तो माफी चाहूंगा। कोशिश कीजिए, सोचिए ये क्या है, ये फोटो क्या है, ये समझने की कोशिश करिए। मुश्किल होगा शायद, हो सकता है कि कुछ जने बता भी दें, बट हो सकता है शायद मुश्किल हो। मैं बताता हूं दोस्तों। दोस्तों ये जो सामने आपके फोटो है, ये फोटो है महाभारत में जो अभिमन्यु, वो जो चक्रव्यूह था ना, ये वो चक्रव्यूह है। महाभारत का अभिमन्यु चक्रव्यूह। ये महाभारत भी हमारे को क्या करती है, बहुत कुछ सिखाती है। ये चक्रव्यूह का जो एपिसोड है बहुत कुछ सिखाने वाला है। देखिए क्या होता है, चक्रव्यूह से अगर हम बात को समझें तो जब वो अभिमन्यु पैदा हो रहा था, तो पैदा होते वक्त जब वो माँ के पेट में था, तो अर्जुन कुछ चक्रव्यूह के बारे में बता रहा था, और जितनी देर बता के गया और बोलता रहा तब तक वो अंदर माँ के पेट में अभिमन्यु सुनता रहा। उसके बाद में माँ जैसे ही सो गई, तो सोने के बाद में उसका जो लास्ट वापसी का जो एपिसोड होता है, चक्रव्यूह से बाहर निकलना का जो एपिसोड होता है, वो अभिमन्यु सुन नहीं पाया। तो सेम वे हमारे को भी यहाँ पे एक जानने की और सीखने की जरूरत है इस एपिसोड से, कि हम जब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की बात कर रहे हैं तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, उसकी पूरी बात को सुनना है। अभिमन्यु की तरह ये नहीं कि बीच में उसकी मां सो गई तो वो भी सो गया और आगे की बात ही नहीं सुन पाया। तो पूरी बात सुनिए, यहाँ पे हमारे को एक ये चीज सीखने को मिलती है। दूसरा एक चीज और है जो हमारे को यहाँ पे इस एपिसोड में सीखने को मिलती है। देखिए होता क्या है, कस्टमर और आपका एक तरीके की अजीबोगरीब गेम है। आप जो हमारा एडवाइजर है वो ही एक्सपर्ट होता है जो एक चक्रव्यूह को बना के पूरी मार्केटिंग करता है। किसी भी जगह पे देख लीजिए, इंश्योरेंस की नहीं, हर जगह पे मार्केटिंग में एक चक्रव्यूह बनाना होता है। और कस्टमर क्या करता है, या तो अपनी नीड के हिसाब से आ रहा है तो बात अलग है, जहां पे नीड बेस्ड सेलिंग नहीं होती ना, तो वहां पे आपको चक्रव्यूह बनाना पड़ता है। तो कस्टमर क्या करता है, बार बार कोशिश करता है कि उस चक्रव्यूह से मैं किसी तरह से भाग जाऊं, किसी तरह से भाग जाऊं। और जो एक्सपर्ट मार्केटियर होता है उसका काम होता है कि उसको जैसे निकलने लगे उसको वहीं पे वापस अंदर जाने के लिए मजबूर करे। मतलब ऑब्जेक्शन रेज किया, भागने की कोशिश करी, लेकिन आपने क्या किया, उसके ऑब्जेक्शन को वहीं पे फुल स्टॉप लगा दिया, आपने आंसर दे दिया। तो महाभारत से हमारे को ये भी चीज सीखने को मिलती है कि हमारा जो चक्रव्यूह है, चक्रव्यूह में एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। जब पार्टी ऑब्जेक्शन करती है तो हमारे को उस ऑब्जेक्शंस को एक्सपर्टाइज वे में उसको हैंडल करना है। यस, आगे चलते हैं। दोस्तों आज जो हम टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक है, पहला हम जो टॉपिक बात करेंगे, पहला ऑब्जेक्शन, आई डोंट नीड इंश्योरेंस, मुझे बीमा की जरूरत नहीं है। दूसरा है प्राइवेट इंश्योरर आर चीपर देन LIC, प्राइवेट कंपनी का भैया सस्ता है, LIC का महंगा है। तो हमें इस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है। नाउ नेक्स्ट, आई वांट टू बाय पॉलिसी फ्रॉम प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, सरकारी बीमा कंपनी की बजाय मैं प्राइवेट कंपनी से लेना पसंद करूंगा। आई जस्ट बॉट लाइफ इंश्योरेंस फ्रॉम यू, कहते यार अभी तो कुछ साल पहले यार तूने पॉलिसी दी है, अभी फिर से दोबारा मेरे को देने आ गया यार, क्यों भाई, अभी तो लिए तेरे से पॉलिसी। नाउ इसका क्या आंसर है। नाउ नेक्स्ट,
आई डोंट बिलीव इन इंश्योरेंस, मेरा इंश्योरेंस में मैं कुछ नहीं मानता इंश्योरेंस वगैरह को। नेक्स्ट है, आई डोंट वांट टू बाय इंश्योरेंस फ्रॉम यंग एज एजेंट। ये दोस्तों, ये एक ऐसा सवाल है जहां पे बहुत सारे आदमी, बहुत सारे पॉलिसी होल्डर, कस्टमर बोल नहीं पाते हैं, यार वो छोटी एज का है, यार मैं इससे कैसे लूं, यार साला यंग लग रहा है तो बच्चा सा ही है, कॉलेज गोइंग लग रहा है, अभी भी तो मेच्योर्ड हुआ है, और मैचिंग वेवलेंथ नहीं हो पाती है, तो ऐसे में उस एजेंट के साथ में डिफरेंसेस आते हैं। और दूसरी तरफ पैरेलल, जब हमारा एडवाइजर ज़्यादा एज का हो और यंग एज का कस्टमर हो, तब भी इस तरीके की सिचुएशन होती है। तो ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, ये कुछ एक चीज़ें हैं जो आज हम ये टॉपिक पे हम बात करेंगे, और आगे चलते हैं। अब हम एक एक टॉपिक को हम चर्चा करेंगे, एक एक ऑब्जेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला ऑब्जेक्शन है जो पार्टी रेस करती है, मुझे बीमे की जरूरत नहीं है, आई डोंट नीड इंश्योरेंस, और वो चद्दर तान करके अपना सो जाते हैं, मुझे जरूरत ही नहीं भैया। अब ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है? दोस्तों, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, पहला जो ब्रह्मास्त्र है, पहला जो कायदा कानून है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का, वो आप अच्छे से ध्यान से जान लीजिए और समझ लीजिए। और वो फार्मूला क्या है, जैसे ही पार्टी ने कोई ऑब्जेक्शन किया है तो, और आप उसका जवाब दे रहे हैं, तो आपको सबसे पहले एक्सेप्टेंस करनी है उस पार्टी के साथ। यस, यू आर राइट, आप सही हैं सर, मुझे आपसे ही उम्मीद थी कि आप इस तरीके का क्वेश्चन रेस कर सकते हो, ये बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन है सर, इट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन, जबरदस्त सर, आप मान गए सर, आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन रेस किया। बट ठीक है सर, अब आपको मैं इसके बारे में और कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। तो अब सबसे पहला काम है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस क्या है? स्वीकार करना कि सर आप सही कह रहे हैं, आपको बीमा की जरूरत नहीं है, आप सही कह रहे हैं बिल्कुल। अभी क्या कहने का है? बीमा की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके परिवार को है। एक छोटा सा दोस्तों, मैं एक आपको और बात बताऊं कि जब भी हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की आज जो हम चर्चा करेंगे, तो हम किसी भी ऑब्जेक्शन का एक आंसर नहीं देंगे, हम कोशिश करेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि आपको 3, 4, 5, 6 कई सारे उसके सॉल्यूशंस देने की। अपने को ये नहीं पता कि पार्टी कौन से सॉल्यूशन पे हिट हो जाए और वहीं पे उसका क्लोज हो जाए और वापस चक्रव्यूह के अंदर चला जाए। और जब तक वो चक्रव्यूह के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, तब तक आपको अगर एक नहीं आंसर से हिटिंग हुई तो दूसरा मारा, दूसरा नहीं तो तीसरा पंच किया, तीसरा नहीं तो चौथा, आपको जवाब देना है। तो यहाँ पे भी अपन ने क्या करना है, सबसे पहला काम क्या करना है, सर आपको बीमा की जरूरत नहीं है, आपके परिवार को, आपकी फैमिली को है। अभी यहाँ पर भी बात नहीं बने तो अपने को फिर क्या करना है, सर उससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एक और चीज को मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोस्तों, कभी कभार के आमतौर पर कहना चाहूंगा कि जो क्वेश्चन पूछता है वो जीतता है। तो आपको अगर किसी पार्टी ने ऑब्जेक्शन किया है, तो ऑब्जेक्शन किया तो आप उससे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछिए। उस क्वेश्चन से क्या होता है कि वो खुद अपने आप अपनी बातों का जवाब अपने आप ही देना शुरू कर देता है और उसको आंसर अपने आप मिल जाता है। तो अपन ने क्या करना है, सर उसको क्वेश्चन पूछना है कि सर कार कितने पहिए पर चलती है, कार कितने पहिए पर चलती है? तो पार्टी ने क्या जवाब देना है, 4 पहिए पर। अभी करता, सर फिर कार में 5वां पहिया क्यों होता है? पार्टी क्या कहेगी, डेफिनेटली इमरजेंसी के लिए। अब आपने क्या कहना है कि सर बीमा भी इमरजेंसी के लिए होता है। इतना कहना भर बहुत है, अपने आप समझ में आ जाना चाहिए उस पार्टी को।
ना अभी क्या करना है, इसके बाद में अपन ने क्लोजिंग की बात करनी है। हमारा कोशिश हमेशा ये होनी चाहिए कि जब भी हमने उस पार्टी को उस ऑब्जेक्शन का आंसर दिया, तुरंत हमारा इमीडिएटली हमारा काम होना चाहिए कि हम क्लोजिंग के ऊपर शिफ्ट हो जाएं और हम उससे ये बात करनी शुरू करें कि नाउ अभी सर अपन पेपर फॉर्मेलिटी करते हैं, सर आप प्लीज चेक बना दीजिए इतने रुपए का, तो ये आपकी क्लोजिंग है, सीधा आस्क फॉर चेक। तो यहाँ पे हमारे को ये काम करना है। नेक्स्ट, यहाँ पे भी हमारे को बात नहीं बनती है, तो अभी हमने क्या करना है, अगला काम करना है। अगला क्या काम करना है, अब पार्टी को ये चीज समझानी है कि सर बीमा की जरूरत नहीं है ना, सर बीमा की क्यों जरूरत है, वो हमें समझा रहे हैं। सर हर साल भारत सरकार देश की सुरक्षा पर करोड़ों अरबों रुपया खर्च करती है, चाहे वो जल सेना हो, वायु सेना हो या थल सेना हो। 1974 के बाद 1999 में कारगिल की लड़ाई हुई थी, तब से लेकर कोई लड़ाई नहीं हुई है इंडिया की पाकिस्तान के साथ, फिर भी भारत सरकार वहां की सुरक्षा के लिए करोड़ों रुपया खर्च करती है, क्योंकि कभी भी लड़ाई हो सकती है। अब आप यहाँ पे एक और ऐड कर सकते हो, क्योंकि जब मैं पीपीटी ये सब बना रहा था तो उस वक्त ये चाइना का हिसाब किताब नहीं था और मैं ऐड नहीं कर पाया, अभी भी जस्ट याद आया मेरे को। अब ये बता सकते हैं कि 1962 में इंडिया का चाइना का वार हुआ था, 1962 के बाद में कोई लड़ाई नहीं हुई, लेकिन एलआईसी हर साल इंडिया चाइना के बॉर्डर पर करोड़ों रुपया खर्च करती है। अभी भी जो सिचुएशन वहां चल रही है, वो जो हमने पहले इतने साल का बैकअप था, इतने साल जो खर्चा किया गवर्नमेंट ने वहां पे, तो उसका ही आज हमारे को जरूरत पड़ रही है। अरबों रुपया खर्चा किया, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं, तब से लेकर कोई लड़ाई नहीं हुई, फिर भी भारत सरकार वहां की सुरक्षा के लिए करोड़ों रुपया खर्च क्यों करती है, क्योंकि कभी भी लड़ाई हो सकती है। सर इसी तरह से जीवन बीमा भी सुरक्षा के लिए होता है, क्योंकि जीवन बीमा में भी कभी भी कुछ हो सकता है जीवन में। आप ये एग्जांपल से कोशिश कर सकते हैं उसको समझाने की। नेक्स्ट, अभी भी जब यहाँ पे भी पार्टी इतना बोलने पे भी नहीं कन्विंस हो रही है ना, तो एक लास्ट आप एक ब्रह्मास्त्र छोड़ दीजिए उसको। डेफिनेट है, 100% है कि पार्टी इसके बाद में कोई जवाब नहीं होगा और वो 100% वहीं पे अपने आप को सरेंडर कर देगी। 100%। क्या करने का है, उसको पूछना क्या है, सर क्या आप अपने 2 खास लोगों के नाम और मोबाइल नंबर लिख सकते हो, जो आपकी गैर मौजूदगी में वैसे ही आपके परिवार का ख्याल रख सकें जैसे आप रखते हैं। दोस्तों 100% आपको कोई बंदा ऐसा नहीं मिलेगा जो कि आपको इस पॉइंट के ऊपर अपना कोई एक्सप्लेनेशन दे पाए। यस, यहाँ पे एक पार्टी आपको जरूर बोल सकती है कि नहीं, क्यों नहीं, मेरे मरने के बाद में मेरी वाइफ काम कर लेगी, वाइफ संभाल लेगी। तो दोस्तों वाइफ वाला जो मैटर है उसको हम जब हमारा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का टॉपिक जब आएगा, उसमें हम उस पॉइंट को कवर करेंगे कि वाइफ को लेके जब कंधे पर बंदूक रखी जाए तो उसका क्या जवाब देना है, वाइफ और हस्बैंड पर से जो भी। तो दोस्तों इस ऑब्जेक्शन का हमने अभी जवाब समझा। नाउ अब अपन चलते हैं अगले ऑब्जेक्शन के ऊपर कि पार्टी अगला ऑब्जेक्शन जो हमारा आज का टॉपिक में है, बात करते हैं प्राइवेट इंश्योरर आर चीपर देन एलआईसी। आजकल आप देख रहे होंगे ना कि महंगा नहीं सस्ता है, ले लीजिए ना टर्म प्लान, कितना बढ़िया ऐड आ रहा है। और दूसरा पार्टी भी कंपैरिजन करती है कि भाई क्या है, चक्कर क्या है, और एलआईसी से कंपैरिजन करती है। तो एलआईसी से कंपैरिजन करती है और इतनी ऐड आ रही है, उन सब चीजों के पीछे लॉजिक्स क्या है। मैं आपको बताऊं दोस्तों, अगर आप सिचुएशन में इस ऑब्जेक्शन का परफेक्टली आप उसको आंसर देते हैं तो कस्टमर कहीं और नहीं जाता है, कस्टमर यहीं आता है और हमारे पास में पॉलिसीज
बहुत आ रही हैं इसी तरीके की। ऐसा नहीं कि हमारे पास में नहीं आ रही, बहुत पॉलिसी आ रही हैं, आप ही लोग कर रहे हो। इसका अपने को जवाब क्या देने का है, देखिए ग्रोवर साहब। गुड। हाँ, सबसे पहला जैसा मैंने आपको बताया कि करना क्या है, पहला चीज होती है एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना। सर, कोई भी चीज खरीदते समय पैसा बचाना बहुत जरूरी है। अब आप उसकी तारीफ करिए, यस, अरे क्या बात करो, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आप गलत ना कहाँ कह रहे हो। इंश्योरेंस सस्ता तो देखोगे ही आप जब खरीदोगे तो अब आपको उसी के बाद में मैंने आपसे क्या कहा कि जो क्वेश्चन पूछेगा वो जीतेगा। तो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो आपको जिताते हैं। तो अब आपने क्या करना है, एक जवाब देना है, या आप कह लीजिए कि क्वेश्चन पूछना है। सर, अगर आपके गाड़ी की ब्रेक शू खराब हो जाए तो आप कौन सा लगवाना चाहेंगे, ओरिजिनल जो जिसने गाड़ी बनाने वाली कंपनी ने रिकमेंड किया है, या लोकल ब्रेक शू? आप बताइए सर, कौन सा वाला ब्रेक शू लगाना पसंद है आप, या कोई भी पार्टी, कोई भी जना 100% आपको क्या जवाब देगा, यस, ओरिजिनल ब्रेक शू, जो लोकल ब्रेक शू से महंगा होगा। अपने आप ही बोल देगा पार्टी कि भाई साहब ओरिजिनल लगवाता हूं मैं, तो महंगा तो आता है लेकिन लगाऊंगा ओरिजिनली। अपने आप उस पार्टी ने अपनी बात का जवाब देना शुरू कर दिया। देखिए, आपने जो क्वेश्चन पूछा अपने आप जवाब मिल गया। अभिकर्ता ने फिर क्वेश्चन पूछना है, आपने क्वेश्चन पूछना है, ओरिजिनल क्यों सर? पार्टी आपको क्या जवाब देगी, क्योंकि वो मेरे और मेरे परिवार की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए मेरे को ओरिजिनल चाहिए। नाउ अब आपने क्या करना है, यहाँ पे अपनी बात को कंक्लूड करते हुए उसको समझाना है कि सर, जीवन बीमा भी आपके परिवार की सुरक्षा के लिए है और एलआईसी का क्लेम रिकॉर्ड सबसे अच्छा है। आपने यहाँ पे उस पार्टी को इस तरीके से कोशिश करनी है समझाने की, पहला स्टेप समझाने का। अभी यहाँ पे पार्टी कन्विंस हो जाए देन वंडरफुल। तो आपने फिर क्या करनी है बात कि सर, अगर आप का जो क्वेश्चन था आपको अगर सेटिस्फेक्शन हो गया है, या आपकी और भी कोई क्वेरी है या आपका और भी कोई ऑब्जेक्शन है तो बताएं, अदरवाइज हम चेक की बात करें। नाउ अभी भी आपको हो सकता है कि पार्टी समझ ना, कुछ पार्टियां और उस पर डिबेट करेंगी, तो डिबेट करेंगी तो अपने पास में और दूसरे लेवल पे आगे चलना है। कैसे चलना है, अब हमें बात करनी है, आपको जीवन बीमा एलआईसी से लेना चाहिए जो विश्वसनीय कंपनी है, ट्रस्टेड कंपनी है और पिछले 63 सालों से लोगों को क्लेम देती आ रही है। क्योंकि सर, पैसा लेना बहुत आसान होता है और देना बहुत मुश्किल। इसलिए सर, जिस कंपनी के पास सबसे ज्यादा पैसा है देने के लिए और पैसा देने का पिछला रिकॉर्ड भी सबसे अच्छा है, उसी से बीमा लेना चाहिए। थोड़ी सी हमें अपनी कंपनी के बारे में, ट्रस्टवर्दीनेस के बारे में बात करते हुए समझाने की कोशिश करिए। नाउ फिर हमें क्या बात करनी है, सर, अगर आपको अपनी मैडम के लिए गोल्ड खरीदना है तो आप कौन सा गोल्ड खरीदेंगे, हॉलमार्क या बिना हॉलमार्क? सर, एलआईसी भी हॉलमार्क गोल्ड है, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा उसको। पार्टी नहीं समझ में आता सर, कोई बात नहीं, फिर आपने एक और उसके बाद शेयर करनी है बात को, और फिर डेटा बात करनी है आपको। डेटा के साथ में क्या बात करनी, थोड़ा सा अपना दिमाग खोल के रखिएगा, कुछ थोड़ी सी डेटा के साथ में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो अब पार्टी से क्या बात करनी है कि सर, एक बात सोचिए, एक कंपनी जो 1 करोड़ का इंश्योरेंस 6,000 रुपए में दे रही है, और अगर उसने 2,000 पॉलिसियां बेची तो कुल उसके पास कितने रुपए आएंगे, उसी से पूछिए पार्टी से। 1-1 करोड़ की उसने पॉलिसियां बेची हैं, कितनी बेची हैं, 2,000 पॉलिसी, और 6,000 रुपए, मैं तो लोएस्ट कह रहा हूं कि 6,000 रुपए, 500 रुपए का आता है ना ऐड, 500 रुपए पर मंथ, तो 6,000 रुपए में
दोस्तों ये भी बता दूं मैं आपको, यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें जो आपको समझने की हैं, मैंने आप लोगों को शेयर भी किया था। करीबन 7-8 राइडर्स होते हैं जो कि ये इस तरीके की सस्ती पॉलिसीज में वो राइडर्स एक्सक्लूडेड होते हैं। राइडर्स में आपको जो है जैसे कोरोना बीमारी है कभी भी आ गई तो इस तरीके की बीमारियां कवर नहीं होती हैं उन सब में। दूसरा, कहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आप जा रहे हो और वहां पे डेथ हो जाए तो नहीं होगा। आपने अगर दारू पी रखी है और डेथ हो जाए नहीं होगा। और मतलब ऐसे ना बहुत सारे हैं, मैं आपको क्या बताऊं, मुझे याद नहीं आ रहा अभी एकदम से। आप लोगों को मैंने शेयर किया हुआ है, करीबन 7-8 इस तरीके के राइडर्स हैं जो इन पॉलिसियों में, किसी में 3-4 राइडर कम होते हैं, किसी में 5-6 कम होते हैं। जितनी ज्यादा सस्ती होती चली जाती है उसमें राइडर उतने ज्यादा घटते चले जाते हैं। तो अपने पार्टी से ही पूछना है कि सर आप बताओ सर कि 6,000 रुपए के हिसाब से अगर 2,000 पॉलिसियां बेची तो उस कंपनी के पास कितना पैसा आया। कैलकुलेशन बता देगी पार्टी कि भाई 1,20,00,000 रुपए आए। अब आपने क्या करना है, बताना है कि एक औसत के अनुसार हर 2,000 पॉलिसीज में से जो डेथ रेशियो होता है वो 3 लोगों का होता है। ये डेथ रेशियो है, ये अपना नहीं है, मोर्टेलिटी रेट है। आप बोलिए जो इंडिया सेंसेक्स बोर्ड है ना, वहां पे जाके देखिए, आपको पता लग जाएगा, या IRDA की साइट पे पता लग जाएगा कि कितने लोगों में से कितने लोगों की डेथ होती है। जो IRDA की साइट पे ज्यादा बेटर मिलेगा कि तो 2,000 पॉलिसीज जो बिकती हैं उसमें से 3 लोगों का क्लेम निश्चित है जो आता ही आता है। तो आप पार्टी से पूछिए कि सर 3 लोगों का क्लेम आया तो कंपनी ने कितना पैसा दिया। कंपनी को पैसा देना पड़ेगा, 1-1 करोड़ की पॉलिसी तो 3 करोड़ रुपए। तो कंपनी के पास में कलेक्शन कितना आया, 1,20,00,000, और पैसा देना है कितना, 3 करोड़ रुपए का। तो भाई साहब कैसे देंगे, आप ही बता दीजिए कैसे देंगे। 100% है, तय है कि उन्होंने पैसा नहीं देना है, और उनका एक ही ऑब्जेक्ट होता है कि इस क्लेम को किस बैकग्राउंड पे, किस कंडीशन पे रिफ्यूज किया जाए। उन लोगों का एक डिपार्टमेंट ही इसी काम के लिए बना होता है। दोस्तों बता रहा हूँ, डिपार्टमेंट है, उन्होंने कुछ अपनी इस तरीके के फ्रेंचाइजी सिस्टम या कुछ लीगल हायर कंपनीज को हायर कर रखा है, जहाँ पे उनका पर्पस यही होता है कि किसी भी क्लेम को किस तरीके से रिफ्यूज करना। उनको रिफ्यूजल के जितने रिफ्यूज करेंगे उनको उस हिसाब से पैसे मिलते हैं। तो यहाँ पे हमें ये एनालिसिस उस पार्टी को समझाना है। और दूसरा भी बताऊं मैं दोस्तों, ये जो 6,000 रुपए का है ना, ये 6,000 रुपए का जो, या जितने सस्ते प्लान होते हैं उनका जब हम बात देखेंगे ना कैलकुलेशन, तो वो टर्म भी जो है ना वो 5 साल की होती है, सबसे छोटी टर्म होती है, और वो भी विदाउट DAB होता है। ये प्रीमियम DAB, डिसेबिलिटी बेनिफिट नहीं होता है, ये सब चीजें भी होती है। तो अब हमने ये चीज उसको समझा देनी है कि सर यह तो बात क्लेम की है, अगर आप हो तो किसी भी तरीके का क्लेम ले सकते हो, और आपके पीछे कौन लेगा। हाँ, आप तो पावरफुल हो, फैमिली कहाँ पे लेगी सर क्लेम। ठीक है दोस्तों, तो हमें इस तरह से उस पार्टी को समझाना है ना। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ और भी बातें हैं। पार्टी कहता है ऑनलाइन ले लूंगा, ऑनलाइन की बात भी करता है। तो यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ ऑनलाइन के लिए क्या बात करनी है कि सर अगर आप पॉलिसी ऑनलाइन लेते हैं तो भाभी जी को क्लेम भी ऑनलाइन लेना सिखा दीजिए, क्योंकि एक प्रोफेशनल एजेंट को मालूम है कि क्लेम कैसे लिया जाता है, कौन सा फॉर्म भरा जाता है, कौन कौन से पेपर लगते हैं, और ऑनलाइन में कोई एजेंट बीच में नहीं होता है। ना तो आप पॉलिसी लेते हैं तब कोई एजेंट होता है, और ना ही जब क्लेम आएगा तब आपके पास में कोई एजेंट आएगा। तो कोई मदद भी नहीं करेगा, और अगर करेगा भी तो उसमें से कुछ लोग क्लेम दिलवाने में भी आपसे परसेंटेज मांगेंगे, और उस वक्त आप जितना पैसा आज बचा रहे हैं भाभी जी को उससे ज्यादा देना पड़ेगा, और कितनी तकलीफ उठाने की वो बात अलग है। तो ये जो ऑनलाइन लेने हैं का जो सस्ता है, ऑनलाइन सस्ता है, तो आप उसको ये चीज समझा सकते हैं कि डिफिकल्टी आती है। ठीक है ना। अब आप और भी कुछ बातें कर सकते हैं शेयर कि सर जीवन बीमा कोई फिल्म का टिकट नहीं है जिसको आप ऑनलाइन खरीदें,
और ये केवल 2 घंटे की बात नहीं है, ये 20 साल का सवाल है। सर एक बात सोचिए, जहां जहां एजेंट बीच में है वहां ग्राहक को सहूलियत होती है या नहीं है? पार्टी से पूछिए, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। आप ट्रेन का टिकट बुक करते हैं किसी ब्रोकर के जरिए, तो वो पैसा लेता है या नहीं, ताकि आपका समय खराब ना हो और आपको लाइन में ना खड़ा होना पड़े। ऑनलाइन लेते हैं तो आईआरसीटीसी टिकट बुक करने का चार्ज लेता है या नहीं? आप बस का टिकट बुक करते हैं तो रोडवेज सर्विस चार्ज लेता है या नहीं? आप फिल्म का टिकट बुक माई शो से खरीदते हैं, आपको सुविधा शुल्क भी देना पड़ता है, क्योंकि यह सभी एजेंट हैं और एजेंट ही ग्राहक को सुविधा दे सकते हैं। तो सर जो सुविधाएं आप जीते जी ले रहे हैं वह एजेंट के जरिए ले रहे हैं, और जो सुविधा आपके बाद भाभी जी को मिलनी चाहिए उसमें एजेंट को गायब कर रहे हैं। बस इतना कुछ पार्टी से आपने समझानी है, प्यार मोहब्बत की बातें अब उसको समझ में आ जाती हैं देन वंडरफुल, नहीं आती हैं तब भी कोई बात नहीं है। और 100% मेरा यकीन है कि पार्टी को समझ में आ जाएगी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों आगे चलते हैं अभी अपन। यस, अब अगला ऑब्जेक्शन लेते हैं कि पार्टी अगला ऑब्जेक्शन आपसे क्या करेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग शायद सब जने लिख भी रहे होंगे, ठीक है ना ग्रोवर साहब? ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, वांट टू बाय फ्रॉम प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस। क्या बात है, कमाल है, आपने पहले से एडवांस में लिख रखी है चीजें हैं। गुड, वेरी गुड, थैंक यू। यस, आगे चलते हैं। अगला ऑब्जेक्शन, आई वांट टू बाय पॉलिसी फ्रॉम प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस। ये भी एक आज की डेट में बड़ा कॉमन है जो ऑब्जेक्शन है। मेरा पर्पस था कि आपसे ये कुछ कॉमन टॉपिक्स के ऊपर आज चर्चा करूं जो हॉट ऑब्जेक्शंस हैं। यस दोस्तों, ये ऑब्जेक्शन का तो आप ये मान के चलिए कि अगर पार्टी ने आपसे पूछ लिया ना तो समझ लो कि पाकिस्तान पूरी तरह से गया। कोई जरूरत नहीं है कि आपको ज्यादा कुछ समझाने, मतलब आप तो बस बोल के तो दिखाए, बस फिर बम ब्लास्ट करो आप उसके ऊपर, ठीक है? तो देखिए अब यहाँ पे क्या बात करनी है, सबसे पहला काम वही करना है कि सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सरकारी बीमा कंपनी की बजाय प्राइवेट कंपनी से पॉलिसी लेनी चाहिए। 100% सही है सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बट मेरे को आप एक बात बता दीजिए, छोटी सी बात। अब बात क्या पूछनी है, जैसा मैंने आपको बोला कि क्वेश्चन जो पूछेगा वो जीतेगा, पक्का है। तो अब आपने क्या क्वेश्चन पूछना है, अगर आप अपनी बेटी बहन के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं तो आप उसमें क्या क्या खास बातों को चेक करेंगे? आप बस इतना पूछ लीजिए, छोटा सा क्वेश्चन, और उसकी हेल्प भी करनी शुरू कर दीजिए। अगर वो बता पाए तो ठीक है, नहीं तो आप भी शुरू कर दीजिए, फिर आप उसको एग्जाम्पल लीजिए या उसी से पूछते रहिए। इनफैक्ट अगर हम लोग लाइव बात कर रहे होते तो मैं आप ही लोगों से पूछता, सामने क्लास में बैठे थे, आप ही लोग मेरे को बताते कि क्या क्या चीजें देखनी होंगी। तो अब पहला पॉइंट क्या देखेंगे, उस लड़के के अंदर हम सबसे पहली चीज देखेंगे फैमिली। सबसे पहले फैमिली चेक करेंगे कि भाई खानदान ठीक है, कोई दाऊद वाउद की है। तो पहला हम जब बात करेंगे लड़के को ढूंढने की तो पहला फैमिली देखेंगे, फिर शायद हम हो सकता है दूसरा क्वालिफिकेशन देखें, तीसरा हम उसके अंदर लड़के के अंदर देखेंगे सोर्स ऑफ इनकम, फिर देखेंगे एज, फिर देखेंगे पर्सनैलिटी, फिर हैबिट्स, फिर हम देखेंगे एसोसिएशंस, मतलब उसकी यारी दोस्ती कहाँ पे है, कैसे कैसे लोगों के साथ उठना बैठना है, हैबिट्स उसकी कैसी हैं, दारूबाज तो नहीं है, तो पर्सनैलिटी कैसी है, पर्सनैलिटी है ना, लोगों को दिखाएं कि भाई ये हमारा दामाद है या हमारी बहन का हस्बैंड है, तो पर्सनैलिटी भी जबरदस्त हो या हमारी बहन को भी पसंद आए,
बेटी को पसंद आए। हेल्थ, उसकी हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो आधा टाइम तो जो है हॉस्पिटल में ही परेशान रहता है बेचारा। तो मेरे ख्याल से शायद ग्रोवर साहब ये सारी चीजें हम देखेंगे ना। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है, बेसिक चीजें। तो अपने को उसी से, पार्टी से ये बात पूछनी है कि भाई आप अपनी बहन बेटी के लिए लड़का ढूंढ रहे हो तो क्या क्या चीजें देखोगे ना। अब हम आगे चलते हैं। सर, आप मुझे ये बताइए कि अगर आपको कोई लड़का मिला और हर काउंट पर A+ रेटिंग आती हो, तो क्या आप उस लड़के का सिलेक्शन करेंगे या नहीं? पार्टी से पूछिए। लड़के की हर काउंट पर A+ रेटिंग आ रही है। अब नेक्स्ट अभी अपने को बात करनी है, अगर हम बात करें दूसरे लड़के की और उसकी रेटिंग B आए, तो हम दोनों में से किसका सिलेक्शन करेंगे? A+ रेटिंग वाले लड़के का करेंगे या B वाले का? शायद मेरे ख्याल से कोई भी जना ऐसा नहीं होगा जो आपको ये कहे कि B वाला करूंगा। बोलेगा भैया A+ की रेटिंग आ रही है और वो लड़का भी हाँ कर रहा है, तो A+ वाले के साथ ही जाऊंगा मैं, तो B वाले को क्यों चूज करूं? अब क्वेश्चन ये है कि जब हमारी LIC किसी भी पैमाने पर A+ रेटिंग में आती हो, तो भाई LIC का सिलेक्शन करो ना। अब हमें A+ रेटिंग कैसे आती है, अब हमें ये बात करेंगे, डिस्कशन। देखिए, सबसे पहले तो बात करेंगे गवर्नमेंट गारंटी। ग्रोवर साहब, ग्रोवर साहब, जी जी जी, सर हमारी LIC की गवर्नमेंट बैकअप है ना? बिल्कुल है सर, हाँ, सॉवरेन गारंटी है हमारे पास। है ना, गवर्नमेंट गारंटी है। बस सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम यहाँ पे बहुत बड़ा झूठ बोलते हैं लोगों को, और गलत लोगों को हम बोलते हैं। गलत बोलते हैं या नहीं? नहीं समझ में आया? हम्म, क्या कहते हो ग्रोवर साहब? झूठ कैसे? मैं समझा नहीं आपकी बात। गुड गुड गुड। देखो, हम यहाँ पे सबसे बड़ा झूठ लोगों को बोलते हैं कि भाई LIC का गवर्नमेंट बैकअप है। अरे भाई मुझे बताओ कि LIC का गवर्नमेंट बैकअप है या गवर्नमेंट का LIC बैकअप है? समझ रहे हैं? बैकअप टू गवर्नमेंट है LIC, या LIC का बैकअप गवर्नमेंट है? बैकअप कौन है भाई? LIC ने गवर्नमेंट को बैकअप दिया हुआ है। आज आप ये देखिए, कभी भी किसी भी टाइम पे पैसे की जरूरत होती है तो सबसे पहले हेल्प कौन करता है? LIC। तो बैकअप कौन है गवर्नमेंट का? LIC। तो भैया आज भी 63 साल में LIC ने गवर्नमेंट से एक पैसा नहीं लिया। शुरू के 5 करोड़ लगाए थे जब शुरू किया था, 5 करोड़ लगाए थे शुरू के। बिल्कुल। और हर साल LIC पैसा देती है गवर्नमेंट को, जब भी मुसीबत आती है तब LIC पैसा देती है। तो बैकअप टू गवर्नमेंट। तो दोस्तों, आज से मैं कहना चाहूंगा कि अपने वर्ड्स को अपन सुधारें कि गवर्नमेंट बैकअप नहीं है, बैकअप टू गवर्नमेंट है, ये कहना शुरू करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अभी आप आगे बात करते हैं। जहां पे अभी हम बात कर रहे थे ना कि बेटी के लिए लड़का देखना है, और हमने 7-8 पॉइंट लिखे थे कि, और मैंने आपसे कहा था कि भाई LIC है तो LIC के अंदर आपको जो है A+ रेटिंग आ रही है, तो फिर आपको कहीं और क्यों जाना है? तो अब A+ रेटिंग को आपने प्रूव करना है। A+ रेटिंग स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फैमिली का भी मैंने जैसे बताया कि गवर्नमेंट बैकअप नहीं है, बैकअप टू गवर्नमेंट है। राइट स्टेटमेंट ये वाली है, बैकअप टू गवर्नमेंट। तो सर, आप जो लड़का है, आप जो कंपनी है, जिस कंपनी से एसोसिएट होने जा रहे हैं, वो कंपनी गवर्नमेंट की बैकअप है। तो उससे बड़ी तो एक कैटेगरी की चीज नहीं हो सकती A+ कैटेगरी की। तो फैमिली
ऐसी फैमिली है LIC। नाउ अब बात करते हैं, ग्रोवर साहब आपसे इंट्रोडक्शन करूंगा थोड़ा सा बीच में, आप ठीक है, लाइव है ना? जी बिल्कुल लाइव हूं। क्वालिफिकेशन, अब मेरे को एक बात बताओ ग्रोवर साहब कि इंडिया में नंबर 1 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है? अनडाउटेडली LIC है, अनडाउटेडली LIC है जी। वेरी गुड, वेरी गुड। यही प्रॉब्लम है, LIC नंबर 1 है ही नहीं सर। LIC का कहीं पे कोई रैंकिंग ही नहीं है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अगर कंपैरिजन है ही नहीं तो वो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कहाँ है सर? शुरू के नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, आप एक अकेली कंपनी को उठा के देख लो, बाकी की कंपनियां सारी अलग है सर। आज की डेट में अगर आप पीछे कुछ सालों से अगर आप डाटा भी देख रहे हो, मार्केटिंग भी देख रहे हो ना, तो लोग क्या मार्केटिंग करती है प्राइवेट कंपनियां? नंबर 1 प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस, या फिर नंबर 1 इंश्योरेंस कंपनी, नीचे लिख देते हैं प्राइवेट इंश्योरेंस। अरे भाई बाकी लोगों का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। प्राइवेट का डेटा अलग आता है और ये अलग कैटेगरी में है, लेकिन यस इफ वी कंपेयर द डेटा एंड एवरीथिंग तो इसका कहीं कुछ मतलब वो नहीं है। लाइक आप ये कहें कि कोई कंपैरिजन नहीं है, प्राइवेट से हमारा कोई कंपैरिजन नहीं किसी भी। तो ऐसी कंपनी है जो LIC दूसरों के लिए बेंचमार्क बनाती है, जिसको दूसरी कंपनीज फॉलो करती है, कंपैरिजन करती है, उसके उस डेटा से हेल्प लेके आगे चलते हैं। तो LIC इस तरह से आप नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, आप उसका कोई पैमाना नहीं है, हर काउंट पे LIC नंबर 1 है। तो क्वालिफिकेशन की बात कर रहे थे, LIC की क्वालिफिकेशन क्या है? इसी तरह से अब मैं अगर आप अपन से बात करें कि एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कहीं पे कि नंबर 1 अमिताभ बच्चन है या शाहरुख खान है, तो लोगों ने कहा कि सब अमिताभ जो है सब नंबर 1 है और शाहरुख खान नंबर 2 है। तो उसका जो जर्नलिस्ट था या जो मैगजीन में भी आर्टिकल आया था, तो उसमें ये जवाब आया था कि नहीं, एनालिसिस ये कहता है कि अमिताभ जो है उसकी पोजीशन अलग है और शाहरुख खान की जो पोजीशन है, नंबर जो है वो 11वां है। 1 से लेकर 10 तक तो अमिताभ ही है, हर काउंट पर अमिताभ है। शाहरुख का जो पोजीशन शुरू होती है वो 11वें नंबर से शुरू होती है। हर मेजरमेंट के क्राइटेरिया पे अमिताभ है। इसी तरह से अगर हम बात करें, एक और आर्टिकल छपा था, एक एनालिसिस था बिजनेस मैगजीन में, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई सबसे बड़ा इंडिया का बैंक कौन सा है? तो भाई पहला SBI बैंक, दूसरा ICICI बैंक, तीसरा HDFC बैंक, इस तरीके का आर्टिकल था। तो वहां पे सीधा सा आंसर था कि SBI का कहीं कोई रोल ही नहीं है। SBI एक अलग जगह है, जैसे LIC एक अलग है, उसी तरह से SBI अलग है, बाकी प्राइवेट बैंक जितने भी वो अलग। आज सारे प्राइवेट बैंकों को एक साथ मिला लो ना तो SBI के छोटे पड़ते हैं। तो SBI है, लाइफ इंश्योरेंस है या अमिताभ है, ये सब जने ऐसे लोग हैं, ऐसी जगह हैं जो कि एक बेंचमार्क डिसाइड करते हैं और बाकी जने फॉलो करते हैं और इनका कोई कंपैरिजन नहीं है। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन में मेरे ख्याल से इतना बढ़िया जवाब अगर हम पार्टी को दें कि भाई LIC कंपनी के अंदर LIC की क्वालिफिकेशन क्या है, आप इस तरह से समझा सकते हैं। नेक्स्ट, सोर्स ऑफ इनकम। LIC का सोर्स ऑफ इनकम क्या है? पुण्य का काम करना। आप ये देखो, आप और हम जब से अब इस इंडस्ट्री में, आपने कभी भी देखा हो तो सबसे पहले अगर कहीं पे तंबू लगाने का काम होता है ना, जहां पे भी क्राइसिस होती है, जहां पे भी बाढ़ आ गई है, कोरोना आ गया है, युद्ध हो रहा है या भूकंप आ गया है, कहीं पे भी सबसे पहले क्या, सबसे पहले और सबसे आखिरी में, मतलब एक ही इंश्योरेंस कंपनी वहां पे तंबू लगा के बैठती है और वो LIC। और किसी से ये नहीं पूछती है कि भैया आपके पास बॉन्ड है या नहीं है, आपको एजेंट ने फॉर्म भरा या नहीं भरा, आप एजेंट की वो डिक्लेरेशन लेके आओ या गेजेटेड ऑफिसर से साइन करा के लाओ, नथिंग, सिर्फ आप पॉलिसी नंबर ले आओ, बस ID प्रूफ दिखा दो अपने। इस तरह से LIC क्लेम पे करती है। आए दिन आप लोगों ने इन सब चीजों को देखा हो। और दूसरा, जो LIC का काम क्या है, जैसे हम लड़के के अंदर देखते हैं ना, उसकी इनकम क्या है, सोर्स ऑफ इनकम, तो LIC की सोर्स ऑफ इनकम है इन्वेस्टमेंट।
इन्वेस्टमेंट क्या है? एलआईसी की प्रॉपर्टीज। ये जितनी प्रॉपर्टीज हैं क्राउड बेस में आप देखते हो, तो 10-15% जो क्राउड बेस है वो किसका है? एलआईसी का। एलआईसी की प्रॉपर्टीज है। और दूसरा जो काम है एलआईसी का वो है इंश्योरेंस। ये प्रोफेशन है एलआईसी का, सोर्स ऑफ इनकम। अब बात करें एज। एलआईसी की एज आज 63 साल हो गई। ये मैं छोटा छोटा सा ब्रीफिंग से आपको पॉइंटर्स मैंने बनाए हुए हैं, उससे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे 63 साल का आप ये देखिए कि एलआईसी का एक अनुभव है, और आज 63 साल में और आज की पोजीशन में आप एलआईसी को कंपैरिजन कर लीजिए। आप 63 साल पहले एलआईसी का वर्क कल्चर क्या था और आज एलआईसी का वर्क कल्चर क्या है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। और 63 साल का एक अनुभव है आज एलआईसी के पास। तो ऐसी कंपनी के साथ में आप जुड़ने जा रहे हैं। तो ये A+ कैटेगरी को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 63 साल का एक्सपीरियंस है। कोई जना आपको ये भी कह सकता है कि साहब वो जो हमारी प्राइवेट कंपनी है उसका तो 150 साल का एक्सपीरियंस है। कहां पे? इंडिया से बाहर। कह सकता है आपको? उसका भी आंसर आपने क्या कहना है? पहले तो आपने 63 साल का समझा दिया, अभी आप दूसरा कोई ऑब्जेक्शन 150 साल का कह दे कि साहब वो तो इंटरनेशनल 150 साल पुरानी कंपनी है, तो आपने उल्टा कह देना जवाब कि भाई साहब इसका मतलब आप यंग कंपनी के साथ जुड़ोगे, मोर एनर्जी है एलआईसी के पास में, वो तो बहुत बुढ़ी है, तो आप उसको उल्टा गेम खेल दो यहाँ पे समझाने के लिए। तो अच्छी और एनर्जी वाली कंपनी के साथ में जुड़िए जो कि 63 साल की है, कम उम्र की है। तो ये एज का क्राइटेरिया है जो आपको उसको समझाना है। पर्सनैलिटी लाइक यू एंड मी। अब आप ये देखिए कि आप और हम दोनों बात कर रहे हैं, या आप अपने आप को देख लीजिए, वर्क कल्चर आप देख लीजिए। आप लोग अपने अपने जब आप प्रोफेशनल होकर मार्केट में जाते हैं तो आप कहीं पे क्या किसी से कम है? एटमॉस्फेयर क्या हमारे यहाँ पे क्या आपने कभी स्टाफ को कभी आपने देखा है कि वो स्लीपर पहन के आते हैं क्या? वर्क कल्चर है प्रॉपर, बकायदा सारे कंप्यूटर जानते हैं, काम करते हैं लेटेस्ट एनवायरनमेंट में। और मार्केटिंग के लोग आप ये देख लीजिए, आप और हम जिस तरीके से बात कर रहे हैं, ये इस तरीके की मीटिंग्स तो शायद प्राइवेट कंपनी में भी उस हिसाब से नहीं होती जिस हिसाब से हम लोग अपनी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो वर्क कल्चर ये है जहाँ पे हम काम कर रहे हैं। पर्सनैलिटी हमारी ये है, आप और हमारी जैसी। नेक्स्ट, हैबिट्स। इतना बढ़िया आपके पास में आंसर है ना, हैबिट्स। और लड़के में देखते हैं हैबिट कोई दारू आज तो नहीं है। तो कंपनी की हम बात करें तो आप ओपनली चैलेंज कर सकते हो कि दिस इज द ओनली गवर्नमेंट कंपनी इन इंडिया जो कि करप्शन फ्री है। ओपनली चैलेंज कर सकते हो, ओनली कंपनी। और इस बात का हमारे को फक्र भी है, गर्व है कि हमारी ये कंपनी जो है करप्शन फ्री है। आज एक पैसे की भी कहीं पे कोई घूस नहीं लेता। डेफिनेटली वो हर जगह पे होता है काम को टालने का, वो हर जगह पे एटमॉस्फेयर होता है, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, वो सिस्टम कहीं पे भी अधूरा नहीं है। बट जहां पे भी हम बात करेंगे करप्शन फ्री कंपनी की तो वो एलआईसी ऑफ इंडिया है। तो ये हैबिट है एलआईसी। करेक्टर के बारे में क्या बताऊं, अभी भी मैंने आपको ऊपर बताया था, ऑलवेज ऑन द फ्रंट लाइन इन क्राइसिस, डिफिकल्ट सिचुएशन, सबसे पहले टेंट लगा के क्लेम बांटते हैं। तो ये एलआईसी का करेक्टर है। जब हम लड़के की बात कर रहे हैं ना, लड़के के अंदर कंपेरिजन, तो ये कंपनी का करेक्टर की बात कर रहा हूँ मैं आपको कि कंपनी का करेक्टर क्या है। नाउ एसोसिएशन। अब आप देखो एसोसिएशन मतलब हमारे जो एसोसिएशन में मैंने बात करेगी तो उसका भाई यार दोस्त कैसे हैं। तो एसोसिएशन में हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस से कनेक्टेड जितनी भी जो कनेक्टेड बॉडीज हैं हम उनकी बात करेंगे। लाइफ इंश्योरेंस का आप बात करिए, IRDA हुआ, या आप लीजिए III हुआ, III इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, LIC। अब IRDA में देखिए आप जितने भी जने हैं कौन, वो मोस्टली सारे के सारे कौन है, LIC के ही तो हैं।
ट्रिपल आई में कौन है? वो सारे के सारे कौन है? LIC से ही गए हुए बंदे हैं। तो ये LIC की एसोसिएशन है, चाहे LIC HFL ले लीजिए, चाहे LIC म्यूचुअल फंड ले लीजिए, सारे LIC के ही लोग हैं। ये LIC का जो हम यारी दोस्ती है या एक कल्चर है, ये वो आपको बता रहा हूं। जो कंपनी है, मतलब एक लड़के की कंपनी देखी जाती है कि उसकी कंपनी कैसी, यार दोस्त कैसे, तो ये LIC की यार दोस्त कौन है, ये आपको मैंने बताया। यार दोस्त LIC के ये सब जितने कंट्रोलर है। नेक्स्ट, हेल्थ। ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट है, आप इसको बड़े अच्छे से समझा भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। हेल्थ की बात करें तो जो हम बुक वैल्यू है, आज योगक्षेमा जो बिल्डिंग है मुंबई में, जो हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस है, उसकी वैल्यू जो है 20,000 करोड़ रुपए की है। सिर्फ एक अकेली बिल्डिंग की बात कर रहा हूं मैं, योगक्षेमा बिल्डिंग 1956 में वो 10 लाख रुपए की बनी थी और एज ऑन टुडे 20,000 करोड़। ये 20,000 करोड़ की भी वैल्यूएशन कैसे आपको मैं बताता हूं। अभी कुछ दिन पहले उसमें एक पास में एक प्लॉट है एयर इंडिया का, और वो एयर इंडिया का जो प्लॉट है 1900 करोड़ रुपए का बिका था, और वो 10 टाइम्स छोटा है जो योगक्षेमा बिल्डिंग। अब दूसरी तरफ जीवन भारती बिल्डिंग की जो बुक वैल्यू है वो 1 रुपया है। अब आप अपने आप यहाँ की दिल्ली की तो आप खुद ही लगा सकते हो जीवन भारती की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों, जितनी हमारी आज हम बैलेंस शीट में बात करते हैं कि हमारी इतनी एसेट्स है, इतना ये है, 3 लाख करोड़, 8 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, कायदे से इतनी ज्यादा है कि शायद हम लोग आसानी से कैलकुलेट भी नहीं कर पा रहे, आसानी से नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, LIC है तो कहीं और क्यों जाएं। तो यहाँ पे ये मैंने आपको कोशिश करा, जब आदमी ने ये बोला कि मेरे को प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी पे भरोसा है, लाइफ इंश्योरेंस पे नहीं है, तो आपने क्या क्या चीजें कैसे कैसे समझानी है, ये वो सारे स्टेप से तो मैंने आपको कोशिश करी। चलिए आगे चलते हैं अगले ऑब्जेक्शन के ऊपर। अगला ऑब्जेक्शन है हमारा, अभी कुछ दिन पहले ही तो पॉलिसी ली थी। पार्टी आपसे बोलेगी यार अभी भी तो थोड़े दिन पहले तो देख गया था पॉलिसी ना, अभी आपको उसका क्या जवाब देना है, अब आप ये जानिए। आपने क्या कहना है कि सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जैसा कि हमारी फितरत है, हमने तो पहले एक्सेप्ट करना ही है। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी टाइम टाइम पर अपडेट होनी चाहिए, जिसका पैरामीटर कोई घटनाओं पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि आप 100% सेम रूटीन जी रहे हैं तो ठीक है, जो आप सोच रहे हो वहां तक बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ और पैरामीटर्स भी होते हैं जहां पे कि इंश्योरेंस को हमें अपडेट करना होता है। और वो पैरामीटर क्या क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल, पहला है गॉट मैरिड। जैसे आप अभी भी आपकी शादी हुई है, इसीलिए मैं आपके पास में आया हूँ आपको पॉलिसी के लिए कन्विंस करने के लिए कि आपको एक नई पॉलिसी और लेनी चाहिए। और या फिर अगर है चिल्ड्रन, अभी भी आपके घर में बच्चा हुआ है, इसका मतलब आपको पॉलिसी और लेनी है। ऐसा नहीं है कि आपने 1 साल पहले ली थी पॉलिसी, उस वक्त आपका बच्चा नहीं था, आज बच्चा है, इसका मतलब आपको पॉलिसी लेनी चाहिए। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, गॉट प्रमोशन। सर अभी भी आपका प्रमोशन हुआ है, डेफिनेटली आपकी इनकम बढ़ गई है, इसका मतलब आपको इंश्योरेंस की अब आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपका 10 टाइम्स रिस्क कवर होना चाहिए, तो इनकम बढ़ गई तो आपका 10 टाइम्स रिस्क कवर भी होना जरूरी है, तो आपको डिफरेंस पॉलिसी लेनी है। तो सर इसलिए जरूरी है कि आप अपनी लाइफ स्टाइल के अंदर बदलाव के साथ ही अपनी पॉलिसीज को भी रिवाइव करें, अपडेट करें। तो आपने सिंपल सा इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि अभी थोड़े दिन पहले ही पॉलिसी ली। तो दोस्तों, ये एक और ऑब्जेक्शन को हमने हैंडल किया है। नाउ अब हम बात करते हैं एक और नया ऑब्जेक्शन। ग्रोवर साहब ठीक चल रहा है? ठीक है जी। डोंट बिलीव इन इंश्योरेंस। I don't believe in insurance.
मैं इंश्योरेंस को नहीं मानता। I only believe in selling insurance. हाँ, वी बिलीव इन सेलिंग इंश्योरेंस, राइट। तो आप फोटो से जजमेंट भी कर पा रहे होंगे कि मेरे को बिलीव नहीं है इंश्योरेंस में। भैया मैं तो आंख बांध करके, मैं पट्टी बांध करके चल रहा हूँ, मैं चल लूंगा अपने आप। खैर, अभी अपने को क्या आंसर देना है इसका, देखिए कि सर इंश्योरेंस कोई धर्म नहीं है जिसको माना जाए, कोई भी ऐसी चीज जिसके होने से हमें सुकून और बचाव मिलता हो का होना ही इंश्योरेंस। फॉर एग्जाम्पल, घर पे ताला लगाना क्या है? पार्टी से पूछ सकते हो आप, घर पे जो ताला लगाता हो वो क्या है? वो भी एक इंश्योरेंस ही, एज गुड एज इंश्योरेंस। घर की सेफ्टी के लिए आप कर रहे हो। इसी तरह से दुकान पे ताला लगाते हैं, वो क्या है? कार में सीट बेल्ट लगाते हैं, वो क्या है? बाइक चलाते वक्त हेलमेट लगाते हैं, वो क्या है? कार में ब्रेक क्यों होता है? ब्रेक भी एक इंश्योरेंस है। बारिश में छाता क्या काम करता है? छाता भी एक इंश्योरेंस ही है। इसके अलावा आप पार्टी को एक और भी बात बोल सकते हैं कि सर जो प्लेन होता है, प्लेन में जो हमारा वो होता है पैराशूट क्या होता है? पैराशूट काम में नहीं आता है, लेकिन क्या होता है? वो भी एक तरीके का इंश्योरेंस है। अभी आप एक बात देखिए, आपको अगर प्लेन में जाना हो और दो तरीके का टिकट हो, एक टिकट में जिसमें कि आपको ये कहा जाए कि भाई ये पैराशूट आपको यूज करने को नहीं मिलेगा, और एक जगह पे आप दूसरा टिकट हो जिसमें कि थोड़ा सा प्रीमियम ज्यादा ले लें, वो लोग पैसा ज्यादा ले लें और कहें कि इसमें आपको पैराशूट यूज करने का मिलेगा अगर कोई क्राइसिस हो जाए तो भाई आप ये बताओ कि आप कौन सा टिकट खरीदेंगे? थोड़ा सा टिकट पे पैसा अगर ज्यादा देना पड़ रहा हो तो डेफिनेटली 100% आप क्या करेंगे? पैराशूट के साथ ही सफर करना पसंद करेंगे। तो पैराशूट क्या है? इंश्योरेंस। तो इन सभी ये जो सभी हैं, क्या क्यों एक ही मकसद होता है? मतलब ये जितने भी सभी जो है ना, क्या है, क्यों है, इन सबका एक ही मकसद होता है। ये जितनी भी चीजें हैं उनका मकसद है इंश्योरेंस, जिसको मानना या ना मानना आपकी इच्छा है। कहीं ना कहीं ये सभी चीजें आपको आगे बढ़ने में और निश्चिंत रहने में सहायता करती है, इसलिए जरूरी है। गाड़ी का इंश्योरेंस क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है, आपकी गाड़ी ठुक नहीं रही है, चोरी नहीं हो रही है, लेकिन आपका मेंटल पीस है, आपको शांति देती है, और शांति से आप क्या करते हैं? निश्चिंत होते हैं और आगे आपको बढ़ने में हेल्पफुल होता है। ये होता है इंश्योरेंस। चलिए ना, आज का लास्ट ऑब्जेक्शन, इसको हम फिनिश करते हैं। आई डोंट वांट टू बाय इंश्योरेंस फ्रॉम यंग एजेंट। बहुत सारे ऑब्जेक्शंस ऐसे भी हैं जिनका मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। अनयूजुअल ऑब्जेक्शंस हैं, और ऐसा नहीं है कि आपको ये सारे आपको कहीं पे एक जगह पे मिल जाएंगे, आंसर देने वाला भी कोई एक जगह पे मिल जाएगा। बट मेरा ये मानना है कि आपको जितने मैं आंसर दे रहा हूँ शायद इनके बियॉन्ड आसानी से आपको कोई और ऑब्जेक्शन का आंसर ना मिले। अगर आप लोगों के पास में अगर इनके सुझाव भी हो तो आप मेरे को दीजिएगा। देखिए, बहुत ही लेटेस्ट और एक अजीबोगरीब ऑब्जेक्शन है जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ कि जब पार्टी ये बोलती है कि साहब आप यंग हो, मैं आपके साथ में जुड़ना नहीं चाहता, तो अब इसका क्या जवाब है और कैसे हैंडल करना है, देखिए। पार्टी कहती है, एजेंट भाई आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, आपकी कंपनी भी बहुत अच्छी है, लेकिन मैं आपसे पॉलिसी नहीं करवाऊंगा क्योंकि आपकी उम्र बहुत छोटी है और आपको एक्सपीरियंस भी बहुत कम है। सॉरी, भाई साहब ने इतनी सी बात बोली और ऐसी बात बोल दी कि साला जो है इसका कोई जवाब ही ना दे पाए आसानी से। आदमी घूम जाए, यार ये किस तरीके का ऑब्जेक्शन आ गया? भाई मेरी उम्र का क्या रिलेशन है? तो आपकी कंपनी भी बहुत अच्छी है, आप भी बहुत अच्छे हो, लेकिन आपका एक्सपीरियंस कम है, इसलिए सॉरी।
तो अब एजेंट साहब क्या कहते हैं, ओके सर, एग्रीड। क्या आप बताएंगे कि आप किस तरीके के एडवाइजर चाहते हैं? तो आपने यहाँ पे क्वेश्चन रेस कर, तो क्वेश्चन क्या रेज करना है, अब आपसे पूछिए उससे कि भाई आप एजेंट के अंदर क्या चीज देखना चाहते हैं, आप ये बता दीजिए बस। तो पार्टी क्या कहेगी, मेरा एडवाइजर मेरी एज ग्रुप का हो, मैं ऐसा चाहता हूँ, शादीशुदा हो, बच्चे हो, जो मेरी डिफिकल्टीज को समझ सके, मेरे को ऐसा एडवाइजर चाहिए। तो अब आपने देखिए अब क्या जवाब देंगे, सर थैंक यू, आपको मेरी कंपनी प्रेजेंटेशन दोनों ही अच्छे लगे और आपने खुलकर अपनी प्रॉब्लम को भी शेयर करी। सर आज आपकी उम्र 45 की है और जब आपको पेंशन या मैच्योरिटी कह लीजिए, दोनों में से कोई भी चीज हो सकती है, मिलनी शुरू होगी, उस वक्त आपकी उम्र कितनी होगी? पार्टी से बीच में पूछते रहिए, अपना भी बोलेगा भाई 45 का आजू 20 साल के बाद में 65 साल की होगी। सोचिए सर, अगर आपने आज अपनी एज ग्रुप के या अपने से बड़े उम्र के एजेंट के साथ में पॉलिसी ली, तो उस वक्त उस एजेंट की उम्र कितनी होगी? आज आप 45 को, आपने एजेंट भी 45 का चूज किया, तो वो भी कितने का होगा? 65 का है, 70 का होगा ना। अब आप देखिए क्या है इसके आगे, क्या उस एज में वो एजेंट साहब उतनी एनर्जी के साथ आपको सर्विस दे पाएंगे या नहीं? उसको रियलाइज कराइए कि भाई ये बता कि जब तेरी एज ग्रुप में वो दूसरा भी एजेंट होगा 65 साल का, 70 साल का, तो क्या वो इस पोजीशन पे होगा कि तुम्हारे को सर्विस दे पाए? मैं तो उस वक्त आज आपकी जितनी उम्र है उतना ही हो जाऊंगा। आज मेरी उम्र जो है 20-25 साल है, 25 साल है, तो भाई मैं उस वक्त 45 साल का होऊंगा और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि मैं आपको बहुत अच्छी सर्विस दूंगा। उम्मीद है कि आप इस सच्चाई से, फैक्ट से संतुष्ट होंगे, और अगर आप इजाजत दें तो चेक भर दूं। अब आप देख लीजिए, आप बोल के देख लीजिए, आपका ऑब्जेक्शन वहीं पे फुल स्टॉप ना हो जाए। कस्टमर का क्या होता है, एक फितरत होती है, उसको ना क्वेश्चन रेज करना है, उसकी ईगो शांत होनी जरूरी है, और हमारा काम है कि उसकी ईगो शांत जब तक नहीं होगी तब तक वो हमसे पॉलिसी नहीं लेंगे। चलिए अब दूसरी सिचुएशन आ जाए। अब अगर सिचुएशन उल्टी हो जाए, पार्टी अगर छोटी एज की हो और वो भी छोटी एज के एजेंट की डिमांड करे। आजकल के जमाने में ये प्रॉब्लम हम लोगों में से काफी एजेंट, हमारे जो साथी हैं, उनको प्रॉब्लम आती है। पार्टी जो यंग जनरेशन जो है ना, यंग जनरेशन डिमांड करती है कि भाई यंग ही बंदा हो, थोड़ा एज ग्रुप ज्यादा वाला नहीं चाहिए। और ये सिचुएशन आप लोगों के लिए बहुत फेवरेबल है। आपको क्या आंसर देना है, कैसे देना है, वो समझिए। तो आपने तो क्या होगा, आप बड़ी एज के एजेंट हैं, तो क्या करेंगे अब यहाँ पे आपने आंसर क्या देना है? सर उसी से पूछना है क्वेश्चन छोटा सा, सर खुदा ना खास्ता आपको हार्ट अटैक आ जाए तो आप अपना ऑपरेशन किस डॉक्टर से कराएंगे? एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट से या एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर से? तो इतना आप बोल दीजिए, पूछ लीजिए क्वेश्चन, अपने आप उसको अपना आंसर मिल जाएगा। तो सर डोंट वेस्ट योर टाइम, गिव मी चेक, सीधा चेक की डिमांड करिए। तो दोस्तों ये था हमारा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में कुछ क्वेश्चंस को अपन ने कवर करने की कोशिश करी। कुल मिला के कंक्लूजन में आपको ये कहना चाहूँगा कि पार्टी जितनी भी हैं वो सारी पार्टी का एक ही अंदर से ईगो होता है। ईगो को शांत करने के लिए आदमी क्या करता है, ऑब्जेक्शन रेज करता है, और आपने अगर उसको परफेक्टली और प्यार मोहब्बत से एक्सेप्टेंस के साथ में उसको तारीफ करते हुए भी आपने अगर उसको जवाब दे दिया तो उसकी ईगो वहाँ पे शांत हो जाती है, और जब ईगो शांत हो जाती है तो आपकी डील आपके फेवर में हो जाती है। तो ये कुछ एक आज का जो हमारा टॉपिक था,
ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का। यहाँ तक का सफ़र मेरी तरफ से लगभग पूरा हो गया है, और इन केस अगर आप लोगों में से ग्रोवर साहब कुछ आप कहना चाहेंगे? आप अनम्यूटेड हैं, बाकी सब म्यूट हैं। मेरे ख्याल से तो सर काफ़ी अच्छा प्रेजेंटेशन रहा है इसमें। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से जितने टॉपिक्स हैं वो सभी हमने कवर किए हैं। बाकी हाँ ठीक है, डे टू डे ऑब्जेक्शंस हैंडलिंग और टाइप ऑफ ऑब्जेक्शंस डिफरेंट ही होते हैं, और उनका सॉल्यूशंस मेरे ख्याल से कस्टमर के सामने बैठ के या फिर आपस में चर्चा के साथ हम लोग उस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो काफी अच्छा जो है ना वो सेशन है, और काफी चीजें हमने ऑलमोस्ट मतलब 90-95% हम लोगों ने इसको कवर अप किया है अच्छे से। मेरा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को ये सारे जितने भी आज हमने टॉपिक्स पे बात करी है, ऑब्जेक्शंस पे बात करी है, इन केस अगर आप लोगों को